आप इस बजट में अगर करते तो ज़रूर हम उसका स्वागत करते। सर, देश की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है हमारी, फिर भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज भी कर्ज में डूबी है। भारत सरकार पर लगभग 185,000 करोड़ का कर्ज आज भी है और फिर भी सरकार ने कुछ गिने चुने उद्योगपतियों का लगभग 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ़ किया, लेकिन किसानों का कर्ज अब तक हम माफ़ नहीं कर पाए हैं। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था 325 लाख करोड़ की है और ये जो कर्ज हमने माफ़ किया है ये अर्थव्यवस्था के 50% के बराबर है। देश के हर व्यक्ति पर आज भी 1.25 लाख रुपए का कर्ज है। सर, सरकार कहती है कि मिडिल क्लास का बजट है। कैसे? आपने 12 लाख तक का इनकम टैक्स को छूट दी है, इसलिए ये बजट सिर्फ मिडिल क्लास का नहीं हो सकता। देश की आबादी लगभग 140 करोड़ के पार हो गई है, उसमें से ये 12 लाख रुपए इनकम पाने वाले कितने लोग हैं? इनकम टैक्स से ज़्यादा परेशान अगर आज लोग हैं तो वो जीएसटी से है। जीएसटी का भी सीधा असर इस देश के मिडिल क्लास पर हो रहा है। लोग मार्केट में जाते हैं, रोज़ लगने वाला सामान खरीदते हैं और हर सामान पर ये कॉमन लोगों को जीएसटी पे करनी पड़ती है और इसलिए महंगाई बढ़ गई है। अगर आपने इनकम टैक्स के साथ साथ जीएसटी के ऊपर भी कोई अच्छा एक पैकेज दे देते मिडिल क्लास के लिए तो ये देश की जनता सचमुच खुश रहती, क्योंकि आज जीएसटी की वजह से महंगाई बढ़ी है। माननीय श्री संजय राउत। धन्यवाद सर। आजकल के जो बजट होते हैं वो किसी राज्य में चुनाव है वो देखकर बजट बनाए जाते हैं, चाहे चुनाव दिल्ली का हो या चाहे चुनाव बिहार का हो। उस बारे में कोई तकरार करने की, कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं, सब हमारे देश के हिस्से हैं। अब बिहार का चुनाव है तो बिहार के लिए अगर बजट में कोई ज़्यादा दिया है तो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन उसके साथ सभी राज्यों को भी अपना हिस्सा मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि बिहार को पिछले बजट में 60,000 करोड़ दिया था, मेरे हिसाब से जो जानकारी मेरे पास है, पैकेज दिया था 60,000 करोड़ का, लेकिन उसमें से कितना खर्चा ये सरकार कर पाई है? 600 करोड़ भी अब तक खर्चा नहीं हुआ है, ये जानकारी किसी ने दी है। अगर ये है तो पैकेज पे पैकेज देकर किसी राज्य को आप इस तरह से अपने कर्ज में या क्यों दबाव में आप लेना चाहते हो? सर, हमारे अर्थव्यवस्था को आगामी कुछ वर्षों में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है और मैं उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए, बहुत सी बातें करनी चाहिए, देश की जनता के लिए भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। वो मुझे उसमें से बहुत सी कमियां ये बजट में दिखती है। किसानों का इनकम डबल करने का वादा आप हमेशा करते आए हैं, लेकिन इस बारे में इस बजट में कोई खास योजनाएं नहीं है। कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो मांग है किसानों की, और उसके लिए आज भी पंजाब का किसान आंदोलन कर रहा है, ये घोषणा तो आप इस बजट में अगर करते तो ज़रूर हम उसका स्वागत करते। सर, देश की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है हमारी, फिर भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज भी कर्ज में डूबी है। भारत सरकार पर लगभग 185,000 करोड़ का कर्ज आज भी है और फिर भी सरकार ने कुछ गिने चुने उद्योगपतियों का लगभग 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ़ किया, लेकिन किसानों का कर्ज अब तक हम माफ़ नहीं कर पाए हैं। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था 325 लाख करोड़ की है और ये जो कर्ज हमने माफ़ किया है ये अर्थव्यवस्था के 50% के बराबर है। देश के हर व्यक्ति पर आज भी 1.25 लाख रुपए का कर्ज है। सर, सरकार कहती है कि मिडिल क्लास का बजट है। कैसे? आपने 12 लाख तक का इनकम टैक्स को छूट दी है, इसलिए ये बजट सिर्फ मिडिल क्लास का नहीं हो सकता।
देश की आबादी लगभग 140 करोड़ की पार हो गई है। उसमें से ये 12 लाख रुपए इनकम पाने वाले कितने लोग हैं? इनकम टैक्स से ज़्यादा परेशान अगर आज लोग हैं तो वो जीएसटी से है। जीएसटी का भी सीधा असर इस देश के मिडिल क्लास पर हो रहा है। लोग मार्केट में जाते हैं, रोज़ लगने वाला सामान खरीदते हैं और हर सामान पर ये कॉमन लोगों को जीएसटी पे करनी पड़ती है और इसलिए महंगाई बढ़ गई है। अगर आपने इनकम टैक्स के साथ साथ जीएसटी के ऊपर भी कोई अच्छा एक पैकेज दे देते मिडिल क्लास के लिए तो ये देश की जनता सचमुच खुश रहती, क्योंकि आज जीएसटी की वजह से महंगाई बढ़ी है, जीएसटी की वजह से व्यापारी खुश नहीं है, जीएसटी की वजह से बहुत सा एक बड़ा वर्ग है वो अपना कंजम्पशन कम कर रही है। ये सभी बातें हैं वो जीएसटी से जुड़ी है, लेकिन जीएसटी को आपने कोई कॉमन पीपल को जीएसटी के बारे में कोई आपने कंसेशन नहीं दिया है। दूसरी बात है सर कि आपने मिडिल क्लास की अगर आप बात करें तो आज भी ये सरकार 85 करोड़ लोगों 85 करोड़ लोगों को फ्री रेशन दे रही है, तो ये सभी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उसका मतलब है उनके पास कोई इनकम नहीं है। देश में 15% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, वो बेरोजगार है पूरी तरह से, उनका कोई इनकम नहीं है। और हमारे वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बेरोजगारी के बारे में कोई न योजना दी है न बेरोजगारों का कोई नाम लिया है। देश में महंगाई बढ़ रही है, उस बारे में कोई योजना नहीं है कम करने के लिए। रुपया दिनों दिन गिर रहा है, उस बारे में कोई मजबूत योजना नहीं हमारे पास। तो ये सभी बातें अगर हम देखें तो दिखावा ज़्यादा है, इस बजट में दिखावा ज़्यादा है, शो ज़्यादा है। और ये इतना शो है कि ये शो देखकर लोग भूल जाते, लोग भ्रमित हो जाते हैं, बड़ी बड़ी आप भाषण करते हैं। अच्छी बात है, सरकार है, लेकिन मैं हमेशा कहूँगा जब तक इस देश में मिडिल क्लास जिंदा है तब तक ये देश जिंदा रहेगा, क्योंकि देश में लड़ने वाला जो आदमी है वो मिडिल क्लास है। तो आने वाले दिनों में बजट हो या आपकी योजनाएं हो, मिडिल क्लास को, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं वो सबको ध्यान में रखकर आपको आपकी योजनाएं तैयार करनी पड़ेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राउत साहब। श्री माननीय श्री संजय राउत। धन्यवाद सर। आजकल के जो बजट होते हैं वो किसी राज्य में चुनाव है वो देखकर बजट बनाए जाते हैं, चाहे चुनाव दिल्ली का हो या चाहे चुनाव बिहार का हो। उस बारे में कोई तकरार करने की, कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं, सब हमारे देश के हिस्से है। अब बिहार का चुनाव है तो बिहार के लिए अगर बजट में कोई ज़्यादा दिया है तो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन उसके साथ सभी राज्यों को भी अपना हिस्सा मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि बिहार को पिछले बजट में 60,000 करोड़ दिया था, मेरे हिसाब से जो जानकारी मेरे पास है, पैकेज दिया था 60,000 करोड़ का, लेकिन उसमें से कितना खर्चा ये सरकार कर पाई है? 600 करोड़ भी अब तक खर्चा नहीं हुआ है, ये जानकारी किसी ने दी है। अगर ये है तो पैकेज पे पैकेज देकर किसी राज्य को आप इस तरह से अपने कर्ज में या क्यों दबाव में आप लेना चाहते हो? सर, हमारे अर्थव्यवस्था को आगामी कुछ वर्षों में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है और मैं उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए, बहुत सी बातें करनी चाहिए, देश की जनता के लिए भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। वो मुझे उसमें से बहुत सी कमियां ये बजट में दिखती है। किसानों का इनकम डबल करने का वादा आप हमेशा करते आए हैं, लेकिन इस बारे में इस बजट में कोई खास योजनाएं नहीं है। कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो मांग है किसानों की, और उसके लिए आज भी पंजाब का किसान आंदोलन कर रहा है, ये घोषणा तो आप इस बजट में अगर करते तो ज़रूर हम उसका स्वागत करते।
सर, देश की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है हमारी, फिर भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज भी कर्ज में डूबी है। भारत सरकार पर लगभग 185,000 करोड़ का कर्ज आज भी है, और फिर भी सरकार ने कुछ गिने चुने उद्योगपतियों का लगभग 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ़ किया, लेकिन किसानों का कर्ज अब तक हम माफ़ नहीं कर पाए हैं। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था 325 लाख करोड़ की है, और ये जो कर्ज हमने माफ़ किया है ये अर्थव्यवस्था के 50% के बराबर है। देश के हर व्यक्ति पर आज भी 1.25 लाख रुपए का कर्ज है। सर, सरकार कहती है कि मिडिल क्लास का बजट है। कैसे? आपने 12 लाख तक का इनकम टैक्स को छूट दी है, इसलिए ये बजट सिर्फ मिडिल क्लास का नहीं हो सकता। देश की आबादी लगभग 140 करोड़ की पार हो गई है, उसमें से ये 12 लाख रुपए इनकम पाने वाले कितने लोग हैं? इनकम टैक्स से ज़्यादा परेशान अगर आज लोग हैं तो वो जीएसटी से है। जीएसटी का भी सीधा असर इस देश के मिडिल क्लास पर हो रहा है। लोग मार्केट में जाते हैं, रोज़ लगने वाला सामान खरीदते हैं, और हर सामान पर ये कॉमन लोगों को जीएसटी पे करनी पड़ती है, और इसलिए महंगाई बढ़ गई है। अगर आपने इनकम टैक्स के साथ साथ जीएसटी के ऊपर भी कोई अच्छा एक पैकेज दे देते मिडिल क्लास के लिए, तो ये देश की जनता सचमुच खुश रहती, क्योंकि आज जीएसटी की वजह से महंगाई बढ़ी है, जीएसटी की वजह से व्यापारी खुश नहीं है, जीएसटी की वजह से बहुत सा एक बड़ा वर्ग है वो अपना कंजम्पशन कम कर रही है। ये सभी बातें हैं वो जीएसटी से जुड़ी है, लेकिन जीएसटी को आपने कोई कॉमन पीपल को जीएसटी के बारे में कोई आपने कंसेशन नहीं दिया है। दूसरी बात है सर कि आपने मिडिल क्लास की अगर आप बात करें तो आज भी ये सरकार 85 करोड़ लोगों 85 करोड़ लोगों को फ्री रेशन दे रही है, तो ये सभी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उसका मतलब है उनके पास कोई इनकम नहीं है। देश में 15% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, वो बेरोजगार है पूरी तरह से, उनका कोई इनकम नहीं है। और हमारे वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बेरोजगारी के बारे में कोई न योजना दी है, न बेरोजगारों का कोई नाम लिया है। देश में महंगाई बढ़ रही है, उस बारे में कोई योजना नहीं है कम करने के लिए। रुपया दिनों दिन गिर रहा है, उस बारे में कोई मजबूत योजना नहीं हमारे पास। तो ये सभी बातें अगर हम देखें तो दिखावा ज़्यादा है, इस बजट में दिखावा ज़्यादा है, शो ज़्यादा है, और ये इतना शो है कि ये शो देखकर लोग भूल जाते, लोग भ्रमित हो जाते हैं, बड़ी बड़ी आप भाषण करते हैं। अच्छी बात है, सरकार है, लेकिन मैं हमेशा कहूँगा जब तक इस देश में मिडिल क्लास जिंदा है तब तक ये देश जिंदा रहेगा, क्योंकि ये देश में लड़ने वाला जो आदमी है वो मिडिल क्लास है। तो आने वाले दिनों में बजट हो या आपकी योजनाएं हो, मिडिल क्लास को, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, वो सबको ध्यान में रखकर आपको आपकी योजनाएं तैयार करनी पड़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय क्या सुरेश रेड्डी जी। माननीय श्री संजय राउत जी। धन्यवाद डिप्टी चेयरमैन सर। भारत एक महान देश है, और जब महान देश के राष्ट्रपति अपनी बात किसी मंच पर रखते हैं तो उनका आदर करना चाहिए, उनके ऊपर चिंतन करना चाहिए। लेकिन आज हमारे देश में ये स्थिति नहीं है। जिस देश का लोकतंत्र पूरी तरह से फ्रैक्चर्ड हुआ है, आईसीयू में है, आखिरी सांस ले रहा है, उस देश के राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, उनके भाषण को देश की जनता आजकल गंभीरता से नहीं लेती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए कि हमारे देश की जनता का
सभी जो सिस्टम है, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे न्याय व्यवस्था हो, डेमोक्रेसी की सभी संस्थाओं के ऊपर का विश्वास धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है। सिर्फ चुनाव कराना, चुनाव जीतना और चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाना, ये लोकतंत्र नहीं है। जब भी देखिए, आप जब भी देखिए हमारी सरकार कहाँ फंसी है? चुनाव में है। प्रधानमंत्री कहाँ है? चुनाव में है। केंद्रीय मंत्री कहाँ है? चुनाव प्रचार में है। चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, जब तक ये सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर सभी केंद्रीय मंत्री चुनाव के चक्र से बाहर नहीं आएंगे, तब तक देश का विकास नहीं होगा। सरकार ने सरकार का काम करना चाहिए। सर, फिर चुनाव में झूठे झूठे वादे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, सच छुपाने की बात होती है। ये सब इसलिए होता है कि सत्ता के लिए हम किसी भी हद तक जा रहे हैं। सत्ता के लिए महाकुंभ की बात, जो महाकुंभ में जो आप बीती हुई, उसके बारे में सभी वक्ताओं ने बात की। हमारे श्रद्धा और आस्था का विषय है और हम भी ये चाहते हैं कि महाकुंभ जैसी जो हमारी धर्म की बात है वो ठीक तरह से होनी चाहिए। वहाँ के सरकार ने डिजिटल महाकुंभ की बात की थी। सब कुछ डिजिटल के माध्यम से होगा और कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन हमने देखा कि 20 करोड़ लोग आएंगे, 25 करोड़ लोग आएंगे, लोगों को आमंत्रण दिया गया, प्लीज, लेकिन पूरी तरह से व्यवस्था चरमराई गई थी। एक राजनीतिक इवेंट हो गया, एक राजनीतिक इवेंट कर दिया, पॉलिटिकल मार्केटिंग कर दिया। और जब ये भगदड़ हुई 5-6 दिन पहले, तब कहा गया कि ये भगदड़ नहीं हुई, अफवाह है, ये अफवाह है। ये उम्मीद शंकराचार्य ने भी कहा है। सरकार की तरफ से अगर कहा जाता है कि यह अफवाह है और लोग मारे जा रहे हैं, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। 30 लोग मारे गए, यह आंकड़ा क्या सच है? 30 लोग मारे गए, सिर्फ यह आंकड़ा सच है? आप छुपाओ मत, जो सच है वो सामने लाइए। अगर 30 नहीं, एक भी मारा गया है तो वो मनुष्यवध है और उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। अगर ये किसी और राष्ट्र में होता तो वहाँ के प्रधानमंत्री का इस्तीफा लिया होता, वहाँ के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया होता। लेकिन जो आंकड़े हैं, जो हमने देखा है, आंखों देखा हाल है कि 2000 से लोग भी मारे गए हैं। नहीं, आप फिगर्स, जो फिगर आप कह रहे हैं, you have to quote, और सरकार ये बातें, सरकार ये बातें छुपा रही है, तो आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। नो, ही हैज टू सब्स्टिट्यूट। नहीं, सरकार को बताना पड़ेगा, आज शाम तक उनको बताना पड़ेगा फिगर। माननीय संजय जी, आपको फिगर बताना पड़ेगा, जो भी आप कह रहे हैं। यू हैव टू ऑथेंटिकेट, आपको इसकी पुष्टि करनी पड़ेगी फिगर की। मैं कर लूंगा, मैं आगे जा रहा हूँ। आपका समय भी खत्म हुआ, आपका समय खत्म हुआ। मैं आगे जा रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए। समय खत्म हुआ, प्लीज कंक्लूड। मैं 5 मिनट समय था, इट इज ऑलरेडी। कुंभ में प्लीज सर, कुंभ में 30,000 CCTV कैमरे लगाए थे। प्लीज, कुंभ में 30,000 गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड संजय जी, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। कंक्लूड, योर टाइम इज ओवर। अगर और जो फिगर आपने पहले कहा है वो यहाँ पुष्टि करेंगे आप। 7 दिन से 2000 लोग लापता है, 2000 लोग लापता है और उनके परिजन। अगर आप कंक्लूड करें, नहीं तो मैं दूसरा नाम बुलाऊंगा। प्लीज कंक्लूड, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड नाउ। आज ही मैंने देखा है कि कचरे के डिब्बे में लाशें मिली। माननीय श्री राम जी, कचरे के डिब्बे में, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। माननीय राम जी, नॉट प्रेजेंट। मान डॉक्टर जॉन ब्रिटास,
Dr. John Britas, your speech starts, nothing is going on record. No, your time is over. Sanjay ji, your time is over. आप बोले आपका समय चला. Dr. John Britas, आप बोले आपका खत्म हो गया. टाइम जो अलॉट था खत्म हो गया. संजय जी, प्लीज टेक योर सीट. थैंक यू वेरी मच सर. जय हिंद. धन्यवाद माननीय क्या सुरेश रेड्डी जी. माननीय श्री संजय राउत जी. धन्यवाद डिप्टी चेयरमैन सर. भारत एक महान देश है और जब महान देश के राष्ट्रपति अपनी बात किसी मंच पर रखते हैं तो उनका आदर करना चाहिए, उनके ऊपर चिंतन करना चाहिए. लेकिन आज हमारे देश में ये स्थिति नहीं है. जिस देश का लोकतंत्र पूरी तरह से फ्रैक्चर्ड हुआ है, आईसीयू में है, आखिरी सांस ले रहा है, उस देश के राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, उनके भाषण को देश की जनता आजकल गंभीरता से नहीं लेती है. ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. इसलिए कि हमारे देश के जनता का सभी जो सिस्टम है, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे न्याय व्यवस्था हो, डेमोक्रेसी की सभी संस्थाओं के ऊपर का विश्वास धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है. सिर्फ चुनाव कराना, चुनाव जीतना और चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाना, ये लोकतंत्र नहीं है. जब भी देखिए, आप जब भी देखिए हमारी सरकार कहाँ फंसी है, चुनाव में है. प्रधानमंत्री कहाँ है, चुनाव में है. केंद्रीय मंत्री कहाँ है, चुनाव प्रचार में है. चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, जब तक ये सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर सभी केंद्रीय मंत्री चुनाव के चक्र से बाहर नहीं आएंगे, तब तक देश का विकास नहीं होगा. सरकार ने सरकार का काम करना चाहिए. सर, फिर चुनाव में झूठे झूठे वादे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, सच छुपाने की बात होती है. ये सब इसलिए होता है कि सत्ता के लिए हम किसी भी हद तक जा रहे हैं. सत्ता के लिए. महाकुंभ की बात, जो महाकुंभ में जो आप बीती हुई, उसके बारे में सभी वक्ताओं ने बात की. हमारे श्रद्धा और आस्था का विषय है और हम भी ये चाहते हैं कि महाकुंभ जैसी जो हमारी धर्म की बात है वो ठीक तरह से होनी चाहिए. वहाँ के सरकार ने डिजिटल महाकुंभ की बात की थी. सब कुछ डिजिटल के माध्यम से होगा और कोई तकलीफ नहीं होगी. लेकिन हमने देखा कि 20 करोड़ लोग आएंगे, 25 करोड़ लोग आएंगे, लोगों को आमंत्रण दिया गया, प्लीज, लेकिन पूरी तरह से व्यवस्था चरमराई गई थी. एक राजनीतिक इवेंट हो गया, एक राजनीतिक इवेंट कर दिया, पॉलिटिकल मार्केटिंग कर दिया. और जब ये भगदड़ हुई 5-6 दिन पहले, तब कहा गया कि ये भगदड़ नहीं हुई, अफवाह है. ये अफवाह है. ये उम्मीद शंकराचार्य ने भी कहा है. सरकार की तरफ से अगर कहा जाता है कि ये अफवाह है और लोग मारे जा रहे हैं, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है. 30 लोग मारे गए. यह आंकड़ा क्या सच है? 30 लोग मारे गए, सिर्फ यह आंकड़ा सच है. आप छुपाओ मत, जो सच है वो सामने लाइए. अगर 30 नहीं, एक भी मारा गया है तो वो मनुष्यवध है और उसके लिए हम जिम्मेदार हैं. अगर ये किसी और राष्ट्र में होता तो वहाँ के प्रधानमंत्री का इस्तीफा लिया होता, वहाँ के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया होता. लेकिन
जो आंकड़े हैं, जो हमने देखा है, आंखों देखा हाल है कि 2000 से लोग भी मारे गए हैं। नहीं, आप फिगर्स, जो फिगर आप कह रहे हैं, you have to quote, और सरकार ये संजय राउत जी, सरकार ये कोई बात फिगर छुपा आप रही कह रहे है। हैं तो आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। नो, ही हैज टू सब्स्टिट्यूट। नहीं, सरकार उनको बताना पड़ेगा, आज पड़ेगा। शाम तक उनको बताना पड़ेगा फिगर। माननीय संजय जी, आपको फिगर बताना पड़ेगा जो भी आप कह रहे हैं। यू हैव टू ऑथेंटिकेट, आपको इसकी पुष्टि करनी पड़ेगी फिगर की। मैं कर लूंगा, मैं आगे जा रहा हूँ। आपका समय भी खत्म हुआ, आपका समय खत्म हुआ, मैं आगे जा रहा हूँ, मुझे बोलने आपका दीजिए। समय खत्म हुआ। प्लीज कंक्लूड। मैं 5 मिनट समय था, इट इज ऑलरेडी कुंभ में, प्लीज सर कुंभ में 30,000 CCTV कैमरे लगाए थे। प्लीज, कुंभ में 30,000 गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड संजय जी, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। कंक्लूड, योर टाइम इज ओवर। अगर और जो फिगर आपने पहले कहा है वो यहाँ पुष्टि करेंगे आप। 7 दिन से 2000 लोग लापता है। 2000 लोग लापता है और उनके परिजन। अगर आप कंक्लूड करें, नहीं तो मैं दूसरा नाम बुलाऊंगा। प्लीज कंक्लूड, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड नाउ। आज ही मैंने देखा है कि कचरे के डिब्बे में लाशें मिली। माननीय श्री राम जी, कचरे के डिब्बे में नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। माननीय राम जी नॉट प्रेजेंट। मान डॉक्टर जॉन ब्रिटास, योर स्पीच इज नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। नो, योर टाइम इज ओवर। संजय जी, योर टाइम इज ओवर। आप बोले, आपका समय चला। डॉक्टर जॉन ब्रिटास, आप बोले, आपका खत्म हो गया। टाइम जो अलॉट था थैंक यू वेरी मच संजय जी। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू वेरी मच सर। माननीय श्री संजय राउत। धन्यवाद सर। आजकल के जो बजट होते हैं, वो किसी राज्य में चुनाव है, वो देखकर बजट बनाए जाते हैं। चाहे चुनाव दिल्ली का हो या चाहे चुनाव बिहार का हो, उस बारे में कोई तकरार करने की, कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं। सब हमारे देश के हिस्से है। अब बिहार का चुनाव है तो बिहार के लिए अगर बजट में कोई ज़्यादा दिया है तो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन उसके साथ सभी राज्यों को भी अपना हिस्सा मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि बिहार को पिछले बजट में 60,000 करोड़ दिया था, मेरे हिसाब से जो जानकारी मेरे पास है, पैकेज दिया था 60,000 करोड़ का, लेकिन उसमें से कितना खर्चा ये सरकार कर पाई है? 600 करोड़ भी अब तक खर्चा नहीं हुआ है, ये जानकारी किसी ने दी है। अगर ये है तो पैकेज पे पैकेज देकर किसी राज्य को आप इस तरह से अपने कर्ज में या क्यों दबाव में आप लेना चाहते हो? सर, हमारे अर्थव्यवस्था को आगामी कुछ वर्षों में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है और मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए, बहुत सी बातें करनी चाहिए, देश की जनता के लिए भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, वो मुझे उसमें से बहुत सी कमियां ये बजट में दिखती है। किसानों का इनकम डबल करने का वादा आप हमेशा करते आए हैं, लेकिन इस बारे में इस बजट में कोई खास योजनाएं नहीं है। कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो मांग है किसानों की, और उसके लिए आज भी पंजाब का किसान आंदोलन कर रहा है, ये घोषणा तो आप इस बजट में अगर करते तो ज़रूर हम उसका स्वागत करते। सर, देश की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है हमारी, फिर भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज भी कर्ज में डूबी है। भारत सरकार पर लगभग 185,000 करोड़ का कर्ज आज भी है, और फिर भी सरकार ने कुछ गिने चुने उद्योगपतियों का लगभग 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ़ किया, लेकिन किसानों का कर्ज अब तक हम माफ़ नहीं कर पाए हैं। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था 325 लाख करोड़ की है, और ये जो कर्ज हमने माफ़ किया है ये अर्थव्यवस्था के 50% के बराबर है। देश के हर व्यक्ति पर आज भी 1.25 लाख रुपए का कर्ज है। सर, सरकार कहती है कि मिडिल क्लास का बजट है। कैसे? आपने 12 लाख
तक का इनकम टैक्स को छूट दी है, इसलिए ये बजट सिर्फ मिडिल क्लास का नहीं हो सकता। देश की आबादी लगभग 140 करोड़ की पार हो गई है, उसमें से ये 12 लाख रुपए इनकम पाने वाले कितने लोग हैं? इनकम टैक्स से ज़्यादा परेशान अगर आज लोग हैं तो वो जीएसटी से है। जीएसटी का भी सीधा असर इस देश के मिडिल क्लास पर हो रहा है। लोग मार्केट में जाते हैं, रोज लगने वाला सामान खरीदते हैं और हर सामान पर ये कॉमन लोगों को जीएसटी पे करनी पड़ती है और इसलिए महंगाई बढ़ गई है। अगर आपने इनकम टैक्स के साथ साथ जीएसटी के ऊपर भी कोई अच्छा एक पैकेज दे देते मिडिल क्लास के लिए तो ये देश की जनता सचमुच खुश रहती, क्योंकि आज जीएसटी की वजह से महंगाई बढ़ी है, जीएसटी की वजह से व्यापारी खुश नहीं है, जीएसटी की वजह से बहुत सा एक बड़ा वर्ग है वो अपना कंजम्पशन कम कर रही है। ये सभी बातें हैं वो जीएसटी से जुड़ी है, लेकिन जीएसटी को आपने कोई कॉमन पीपल को जीएसटी के बारे में कोई आपने कंसेशन नहीं दिया है। दूसरी बात है सर कि आपने मिडिल क्लास की अगर आप बात करें तो आज भी ये सरकार 85 करोड़ लोगों 85 करोड़ लोगों को फ्री रेशन दे रही है, तो ये सभी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उसका मतलब है उनके पास कोई इनकम नहीं है। देश में 15% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, वो बेरोजगार है पूरी तरह से, उनका कोई इनकम नहीं है। और हमारे वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बेरोजगारी के बारे में कोई न योजना दी है न बेरोजगारों का कोई नाम लिया है। देश में महंगाई बढ़ रही है, उस बारे में कोई योजना नहीं है कम करने के लिए। रुपया दिनों दिन गिर रहा है, उस बारे में कोई मजबूत योजना नहीं हमारे पास। तो ये सभी बातें अगर हम देखें तो दिखावा ज़्यादा है इस बजट में, दिखावा ज़्यादा है, शो ज़्यादा है। और ये इतना शो है कि ये शो देखकर लोग भूल जाते, लोग भ्रमित हो जाते हैं, बड़ी बड़ी आप भाषण करते हैं। अच्छी बात है, सरकार है, लेकिन मैं हमेशा कहूँगा जब तक इस देश में मिडिल क्लास जिंदा है तब तक ये देश जिंदा रहेगा, क्योंकि देश में लड़ने वाला जो आदमी है वो मिडिल क्लास है। तो आने वाले दिनों में बजट हो या आपकी योजनाएं हो, मिडिल क्लास को, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं वो सबको ध्यान में रखकर आपको